तरफ खड़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फौज, करीब करीब 45,000 सिपाही, बहुत बड़ी फौज। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास मुश्किल से 3,500 लोग थे। अब जरा सोचिए, कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। मतलब साफ दिख रहा था कि कौन जीतेगा। अंग्रेजों की हार तो पक्की लग रही थी, है ना? लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नवाब की सेना के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए और अंग्रेजों के सिर्फ 27। जी हां, सिर्फ 27। ये नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि यकीन करना मुश्किल है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इतनी बड़ी फौज इतनी छोटी सी टुकड़ी से हार कैसे गई? देखिए, इसका जवाब लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि मैदान के पीछे अंधेरे में रची जा रही एक साजिश में छिपा था, एक बहुत बड़े धोखे में। तो इस साजिश को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या था। और वो था बंगाल, एक ऐसा खजाना, एक ऐसा इनाम जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें गड़ी हुई थी। देखिए, उस वक्त का बंगाल कोई आम सूबा नहीं था। वो मुगल भारत का सबसे अमीर, सबसे जरूरी हिस्सा था। मतलब भारत के ताज का हीरा कह सकते हैं। पूरी दुनिया में यहां से कपड़ा और मसाले जाते थे। और इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद, कहते हैं कि वो उस वक्त के लंदन से भी ज्यादा आलीशान थी। तो जाहिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत की चाबी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी मसाले का व्यापार करने, लेकिन अब उसके इरादे बदल चुके थे। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो एक ऐसी ताकत बन गई थी जो जमीन पर कब्जा करना चाहती थी। और बंगाल को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। और इस पूरे खेल के बीच में, इस तूफान के सेंटर में कौन था? एक नौजवान नवाब, सिराज उद्दौला। तो चलिए देखते हैं कि जब वो गद्दी पर बैठा तो हालात कैसे थे और कैसे उसके अपने ही दुश्मन बने हुए थे। तो हुआ ये कि 1756 में अपने नाना अलीवर्दी खान के गुजरने के बाद सिर्फ 23 साल की उम्र में सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना। लेकिन यह ताज कांटों से भरा था। गद्दी पर बैठते ही उसके अपने ही दुश्मन बन गए। उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका चचेरा भाई शौकत जंग, ये सब उसकी कम उम्र का फायदा उठाना चाहते थे। और पता है, अलीवर्दी खान ने मरते वक्त सिराज को एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा था, इन अंग्रेजों को किले बनाने या फौज रखने मत देना। अगर ये गलती की तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। ये तो आने वाले खतरे की एक सीधी सीधी वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जिसे अफसोस नजरअंदाज कर दिया गया। तो हुआ भी वही। अंग्रेजों ने नवाब के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया और कलकत्ता में अपनी किलेबंदी करते रहे। सिराज ने उन्हें रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। बस फिर क्या था? नवाब को गुस्सा आया और उसने हमला कर दिया। पहले कासिम बाजार पर कब्जा किया और फिर फोर्ट विलियम को भी जीतकर अंग्रेजों को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया। अब अपनी इस हार से बौखलाए अंग्रेजों ने एक कहानी गढ़ दी, एक बहुत ही भयानक कहानी, जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना गया। उनका कहना था कि 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 लोग दम घुटने से मर गए। अब देखिए, इतिहासकार आज भी इन नंबरों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उस वक्त ये कहानी एक जबरदस्त प्रोपोगेंडा बन गई। इस कहानी ने नवाब को एक बेरहम जालिम बना दिया और अंग्रेजों को बदला लेने का एक बहाना दे दिया। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो धोखा जिसने बंगाल का मुकद्दर तय कर दिया। तो कहानी में अब आता है असली ट्विस्ट। रॉबर्ट क्लाइव को समझ आ गया था कि वो लड़कर नहीं जीत सकता, तो उसने धोखे का रास्ता अपनाया। उसने चुपके से नवाब के सबसे भरोसेमंद आदमी से हाथ मिला लिया, और वो था नवाब का कमांडर इन चीफ मीर जाफर। सौदा सीधा था, लड़ाई के मैदान में सिराज को धोखा दो और बदले में बंगाल का तख्त ले लो। और ये सौदा तय हो गया। अब जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले तो लगा कि नवाब की फौज जीत रही है। उसके वफादार कमांडर मीर मदान अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी किस्मत ने खेल बदल दिया। अचानक जोरदार बारिश होने लगी। अंग्रेजों ने तो अपना बारूद भीगने से बचा लिया, लेकिन नवाब की फौज का सारा गोला बारूद गीला होकर बेकार हो गया। और इसी अफरा तफरी में एक तोप का गोला सीधा आकर लगा नवाब के सबसे काबिल सेनापति मीर मदान को, और वो वहीं मारे गए। अपने सबसे वफादार कमांडर की मौत से सिराजुद्दौला एकदम टूट गया। वो इतना हताश हो गया कि उसने अपनी पगड़ी, जो कि उसकी इज्जत का सबसे बड़ा निशान थी, उतारकर मीर जाफर के पैरों में रख दी। और जानते क्या कहा?
कहा, इस पगड़ी की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। सोचिए, एक नौजवान नवाब की ये आखिरी बेबस गुहार थी। और अब देखिए धोखे की इंतहा। एक तरफ उसका नवाब अपनी इज्जत की भीख मांग रहा था और दूसरी तरफ मीर जाफर क्या कर रहा था? वो चुपके से क्लाइव को पैगाम भेज रहा था कि हमला करने का सही वक्त यही है। बस उसी एक पल में ये लड़ाई हार दी गई थी। मीर जाफर का इशारा मिलते ही खेल खत्म हो गया। उसकी फौज के एक बहुत बड़े हिस्से ने लड़ने से ही मना कर दिया। वो बस खड़े रहे। जब सिराजुद्दौला को ये समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो सब कुछ बिखर चुका था। उसके पास अपने 2000 वफादार सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भागने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग जीत ली थी, तलवार के दम पर नहीं, बल्कि साजिश और धोखे के दम पर। और इस एक जीत का असर इतना गहरा और दूर तक होने वाला था कि उसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही बदल दिया। सिराज-उद-दौला का जो हश्र हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। लड़ाई के कुछ ही दिन बाद उन्हें पकड़ लिया गया। 2 जुलाई को उनकी हत्या कर दी गई और अगले दिन उनके कटे हुए सिर को पूरे मुर्शिदाबाद की सड़कों पर घुमाया गया, एक खौफनाक संदेश देने के लिए। तो बस एक नवाब का सूरज डूबा और एक नए साम्राज्य का सूरज उगना शुरू हो गया। प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर था। एक ऐसा राज जो आने वाले लगभग 190 सालों तक चला, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कभी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब एक शाही ताकत बन चुकी थी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर उस एक दिन सिर्फ एक इंसान ने धोखा ना दिया होता तो इतिहास का रुख कितना अलग होता।